दक्षिण देश में महिला रोपे नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौवों के बहुत से परिवार रहते थे। कौवों का राजा वायसराज मेघवर्न भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लुओं का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहां कोई अकेला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघवर्न ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे उलूक राज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ जा छिपते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्न ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवी नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि न करे। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है, वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सकें, उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा होने योग्य ही नहीं। तब मेघवर्न ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है। इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि ही है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है, वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने व अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्न ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी सम्मति में तो संधि, विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वही यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही शत शत शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आधी तूफान के प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघवर्न ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संश्रय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। इसलिए हमें यहीं ठहरकर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे छोटे मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। क्योंकि छोटे छोटे तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है
कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ण अपने वंशागत सचिव स्थिरजीवी के पास गया। उसे प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप उनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्थिरजीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियां अच्छी होती हैं, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम्हें द्वैधी भाव या भेदनीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर लें, किंतु शत्रु पर विश्वास न करें। संधि करके युद्ध की तैयारी करते रहें, तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर दें। संधि काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थलों का पता लगाते रहना चाहिए। उनसे परिचित होने के बाद वहीं आक्रमण कर देना उचित है। मेघवर्ण ने कहा, आपका कहना निस्संदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? स्थिरजीवी ने जवाब दिया, गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है, और हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। फिर मेघवर्ण बोला, आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूँगा। स्थिरजीवी बोले, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूँगा। तुम मुझसे लड़कर और मुझे लहूलुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंककर स्वयं सपरिवार ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूंगा और अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूंगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसकी सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे दूंगा। फिर अपनी चोंचों के प्रहार से घायल करके वह स्थिरजीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋषिमुख पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र करिकालिका ने मेघवर्ण के भागने और अमात्य स्थिरजीवी से लड़ाई होने की बात उलूक राज से कह दी। उलूक राज ने भी रात आने पर दल बल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा, भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है। पीपल के वृक्ष को घेरकर उसने शेष रह गए सभी कौवों को मार दिया। अभी उलूक राज की सेना भागे हुए कौवों का पीछा करने की सोच ही रही थी कि आहत स्थिरजीवी ने कराहना शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू उसे मारने को झपटे। तब स्थिरजीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूँ। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उलूक राज से यह बात कही तो उलूक राज स्वयं वहां आया। स्थिरजीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिरजीवी बोला, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि आप बहुत बलशाली हैं, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है, उसे सब कुछ देकर भी अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हित चिंतक हूँ, इसीलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिरजीवी की बात सुनकर उलूक राज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनास और प्राकारकर्ण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रक्ताक्ष ने कहा, इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बलि होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है,
एक बार टूटकर जोड़ी हुई प्रीति स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उलूकराज ने दूसरे मंत्री क्रूराक्ष से सलाह ली कि स्थिर जीवी का क्या किया जाए। क्रूराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। क्रूराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से प्रश्न किया। दीप्ताक्ष ने भी यही सम्मति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने वक्रनास से प्रश्न किया। वक्रनास ने भी कहा, देव, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री प्राकारकर्ण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सम्मति है? प्राकारकर्ण ने कहा, देव, यह शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मर्मों की रक्षा करनी चाहिए। अरिमर्दन ने भी प्राकारकर्ण की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किया कि स्थिर जीवी की हत्या न की जाए। रक्ताक्ष का कौरवों के राजा से गहरा मतभेद था। वह स्थिर जीवी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखता था। इसलिए उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उलूक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्ताक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उलूकराज के आज्ञानुसार सैनिक स्थिर जीवी को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उलूकराज अरिमर्दन ने अपने साथियों से कहा कि स्थिर जीवी को वही स्थान दिया जाए जहां वह रहना चाहे। स्थिर जीवी ने सोचा कि उसे दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग से बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोच उसने उलूकराज से कहा, देव, आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक ही हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूली आपके पद कमलों से पवित्र होगी, उसे अपने मस्तक पर रखकर ही मैं अपने को सौभाग्यवान मानूंगा। उलूकराज इन मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि स्थिर जीवी को यथेष्ट भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वादु और पुष्ट भोजन खाते खाते स्थिर जीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया। रक्ताक्ष ने जब स्थिर जीवी को हृष्ट पुष्ट होते देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख हैं। लेकिन मंत्रियों ने अपने मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह ही वे स्थिर जीवी को अन्न मांस खिला पिला कर मोटा करते रहे। रक्ताक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि अब यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए। अब हम किसी दूसरे पर्वत की कंदरा में अपना दुर्ग बना लेंगे। ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विपत्ति को पास बुलाना है। उसी दिन परिवार समेत रक्ताक्ष वहां से दूर किसी पर्वत कंदरा में चला गया। रक्ताक्ष के विदा होने पर स्थिर जीवी बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि रक्ताक्ष चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दूरदर्शी था। रक्ताक्ष के जाने के बाद स्थिर जीवी ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्याप्त लकड़ियां एकत्र हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं के अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंचों में एक एक जलती लकड़ी लेकर उलूकराज के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा। शत्रुदल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघवर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्थिर जीवी से कहा, महाराज, कुशल क्षेम से तो रहे, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्थिर जीवी ने कहा, वत्स, यह समय बातें करने का नहीं। यदि किसी शत्रु ने वहां जाकर मेरे यहाँ आने की सूचना दे दी तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रुकुल का नाश करके
फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघवर्ण ने भी यह बात मान ली। सब कौवे अपनी अपनी चोंचों में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रु दुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दीं। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गए और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंश नाश करके मेघवर्ण वायसराज फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गया। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्थिर जीवी को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघवर्ण ने उससे पूछा, महाराज, आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यतीत किए? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकटापन्न है, हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तपश्चर्या के अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह क्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्षी उलूक राज के मंत्री महामूर्ख हैं। एक रक्ताक्ष ही बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़ गया। मैंने सोचा यही समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ती है। वह केवल अपने राजा का स्वार्थ सोचता है। मान मर्यादा की चिंता का त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। वायसराज मेघवर्ण ने स्थिर जीवी को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुषार्थी और दूरदर्शी हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसे अंत तक निभाने की आपकी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं। नीचतम प्रवृत्ति के वे हैं जो विघ्न भय से किसी भी कार्य का आरंभ ही नहीं करते। मध्यम वे हैं जो विघ्न भय से हर काम को बीच में छोड़ देते हैं। किंतु उत्कृष्ट वही हैं जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ते। आपने मेरे शत्रुओं का समूल नाश करके उत्तम कार्य किया है। स्थिर जीवी ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपना धर्म पालन किया। दैव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु दैव अनुकूल न हो तो पुरुषार्थ भी फलित नहीं होता। आपको अपना राज्य मिल गया, किंतु स्मरण रखिए, राज्य क्षणस्थायी होते हैं। बड़े बड़े विशाल राज्य क्षणों में बनते और मिटते रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आभा भी क्षणजीवी होती है। इसलिए राज्य के मद में आकर अन्याय नहीं करना और न्याय से प्रजा का पालन करना, क्योंकि राजा प्रजा का स्वामी नहीं, सेवक होता है। इसके बाद स्थिर जीवी की सहायता से मेघवर्ण ने बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा।